आनंदा एक पर्माकल्चर फार्म है। पर्माकल्चर का मतलब होता है परमानेंट एग्रीकल्चर। आप ये समझिए, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब चीज़ें हमेशा के लिए स्थिर रहती हैं और जो हम वातावरण बनाते हैं यहाँ पे, ये पेड़ों और कई जीव जंतु के साथ बनता है, एक इकोसिस्टम बन जाता है जिसमें आप हर साल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। हमने इस ज़मीन पे काम शुरू किया था 2011 में। 2011 के मॉनसून में हमने पहली बारी यहाँ पे प्लांटेशन की थी। उससे पहले ये ज़मीन बिल्कुल ही एक बंजर ज़मीन थी, यहाँ कुछ भी नहीं था। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 8-9 साल हो गए हमें काम करते हुए और यहाँ हम लोग कई चीज़ें लगाते हैं। सारे अनाज, सारी दालें, सारे फल, सब्जियाँ, मसाले, काफ़ी चीज़ें उगाते हैं हम यहाँ। इधर तक कि हम कपास भी उगाते हैं अपने लिए। और कुल मिला के 120 अलग अलग किस्म के पौधे और फसलें हम अब इस ज़मीन पे उगा पा रहे हैं। ये एरिया हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, तो हमें काफ़ी क्लियर था कि हमने अगर ये काम करना है तो हम चंडीगढ़ के पास ही करेंगे। हमेशा हमने यही सोचा था कि भी अपने जब हमारे करियर्स ख़त्म होंगे तो हम चंडीगढ़ ही आके वापस सेटल होंगे, तो तभी हमने ये एरिया पिक किया। दूसरा, इस लैंड में जो ख़ास बात थी वो ये थी कि ये पहाड़ों के बिल्कुल फुटहिल्स पे है और यहाँ पानी अच्छा बहता है। और अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो ये फ्लैट लैंड नहीं है, इसमें स्लोप्स हैं। और बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे किसान भाइयों ने अपनी लैंड अब सारी फ्लैट कर दी है, क्योंकि फ्लैट लैंड पे पानी बिल्कुल नहीं चलता, पर स्लोपिंग लैंड पे पानी चलता है और फिर आप पानी को मैनेज और हार्नेस कर सकते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थी टू चूजिंग दिस लैंड। एकदम आपके पास किसी भी साइज़ की ज़मीन हो, आप इस पे पर्माकल्चर कर सकते हैं। पर्माकल्चर का मकसद बस ये है कि इट्स अ सिस्टम ऑफ डिज़ाइन। ये आप अपनी ज़मीन को एक डिज़ाइन करने का तरीका है जिसमें आप कुदरत के सारे इनपुट्स देखते हैं और फिर डिज़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास छोटी ज़मीन भी हो, आपको बस ये समझना है कि धूप कहाँ से कहाँ जाती है, या आपका पानी कहाँ से आ रहा है, या आपकी छत पे बारिश का पानी कितना गिर रहा है, या यहाँ आपकी धरती में सबसे ज़्यादा अच्छे पौधे कौन से चलेंगे जो आपके तापमान और आपकी इलाके के नेटिव पौधे हों। तो आप बस ये समझने की बात है। और एक बार आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लीजिए, अपने वातावरण को अच्छे से समझ लीजिए, उसके साथ जब आप कुछ डिज़ाइन करेंगे तो आपको एक ऐसा बाग या एक ऐसा इकोसिस्टम मिलेगा जो बहुत रिजिलियंट है। मतलब यहाँ बेशक तूफ़ान आ जाए, फ्लड आ जाए, बहुत गर्मी हो, एक साल बारिश ना हो, फिर भी ये चलता रहेगा और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। मतलब कम मेहनत करके आपको ज़्यादा यहाँ से उत्पादन मिलेगा। ये इलाका थोड़ा सा पहाड़ी के बिल्कुल नीचे पड़ता है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे मॉनसून में ऊपर से बहुत ज़ोरों से फ्लड का पानी आ रहा था। और कई लोग तो शायद इस पानी को देख के घबरा जाए, पर हमने तो इसको तोहफे की तरह समझा। हमने बोला कि हम इस पानी का क्या कर सकते हैं, ये तो एक कुदरत की देन है कि इतना पानी हमारे यहाँ आ रहा है। तो हमने वाटर मैनेजमेंट पे काफ़ी काम किया। हमने कुछ चैनल्स और स्वेल्स बनाए जिसमें पानी एकदम थोड़ा बच के निकलता है हमारे यहाँ से। और फिर हमने कई तालाब, दो तालाब हमने बनाए। एक तालाब पहले ही गाँव वालों का था और इसमें हमने पानी को सब मैनेज इस तरह से किया है कि पानी अब बहुत आराम से जाता है हमारे फार्म में से। और जो हमारे 3 चीज़ें जो हम याद रखते हैं वो है स्लो इट डाउन, मतलब इसको धीरे करिए, सोक इट इन, मतलब इसको अपनी ज़मीन में आप ले लीजिए, एंड स्टोर इट, मतलब आप अपनी फार्म पे इसको जमा करके बचाने की कोशिश करिए। और अब हम एक मॉनसून में तकरीबन 40 मिलियन लीटर वाटर हम अपने फार्म पे इसको सोक इन करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड इसकी वजह से अब हम देखते हैं कि हमें इतना अपने खासकर पेड़ों को और अपने बाग को पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो हम मॉनसून के टाइम यहाँ पानी इकट्ठा होता है उसी पे हम पूरा साल चला लेते हैं। चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि जो एक मेरे दिमाग में विज़न थी वो काफ़ी लोगों को शायद समझ नहीं आई, बिकॉज़
बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार एंटिसिपेट करना कि ये चीज़ क्या बन सकती है। खासकर जब आप बंजर ज़मीन के साथ शुरू कर रहे हैं तो किसी को समझाना कि नहीं नहीं एक दिन ये ऐसी होएगी, वो लोगों को समझ नहीं आती, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। दूसरा ये चैलेंजिंग था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस थे, हम इधर फार्म पे थे नहीं पूरे टाइम। तीसरा शायद ये था कि एक महिला होने के नाते मैं पूरी एक हरियाणा में एक आदमियों की टीम के साथ काम कर रही हूँ और जिन्होंने कई जनरेशंस तक खेती ही की है और उनको लग रहा था कि ये मैडम हमें क्या बताएगी कि खेती कैसे होती है कैसे नहीं होती। और फिर जो हमने जब फार्मिंग शुरू की तो अलग अलग किस्म के चैलेंजेस तो थे ही, कि कभी पेस्ट का चैलेंज था, कभी पानी की प्रॉब्लम थी उसका चैलेंज था, पर एक एक करके सारे चैलेंजेस हमारे गिरते गए। क्योंकि जब आप इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं तो वो जो संतुलन आने लगता है उसके दरमियान फिर कोई चैलेंज नहीं खड़ा हो पाता। तभी इकोसिस्टम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक ही क्यारी में हम इतने सारी चीज़ें क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर आप देखें कि ये जो हम सारे पौधे लगा रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, ये धूप की वजह से बन रहे हैं। धूप ही एक वो स्रोत है जिससे हमारे को सारी एनर्जी मिलती है और इसी से हमारे सारे प्लांट्स बढ़ते हैं और सारी फसलें बनती हैं। अब धूप जो है वो हर अलग अलग लेयर पे गिर रही है, पर हमने अपने दिमाग में ये सेट कर दिया कि भाई हमने बस फर्श के लेयर की धूप ही लेनी है। ऐसा क्यों? हमें लगता है कि हम हर लेयर पे धूप ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम स्पेशल स्टैकिंग, कि आप एक ही जगह पे प्याज भी लगा सकते हैं जो धरती के अंदर लगेगा, फिर धनिया भी लगा सकते हैं जो धरती के ऊपर लगेगा, फिर एक भिंडी का पौधा भी लगा सकते हैं जो थोड़ा लंबा होगा, या टमाटर लगा सकते हैं जो ऊंचा होगा, उसके ऊपर एक पेड़ भी लगा सकते हैं जिसकी हल्की छाँव, ज़्यादा बड़ी छाँव ना हो, और आपको उस पर बेल चढ़ानी है तो आप बेल भी चढ़ा सकते हैं। तो एक ही जगह पे स्पेशल स्टैकिंग अगर आप करेंगे तो आप एक जगह से काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ना कि जैसे हमें सिखाया गया है कि भी एक जगह आपने एक ही फसल लगानी है। जो हमारी धरती है उसकी हमेशा ये फितरत होती है कि वो अपने आप को ढके, और हमारी जो आजकल की मॉडर्न फार्मिंग है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, इसमें सारी चीज़ें हम बता रहे हैं कि इसको हम नंगा करें। तो इस पे जब घास आती है तो हम ट्रैक्टर चला देते हैं, अगर कुछ घास निकलती है तो हम गुडाई कर देते हैं। तो हम कॉन्स्टेंटली अपनी मिट्टी को हम नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं और मिट्टी जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही है। तो हम नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम नेचर के साथ चलें। और कुदरत क्या चाहता है? कुदरत ये चाहता है कि जो मिट्टी है हमेशा ढकी रहे, और ये जो हम चिप्स यूज़ कर रहे हैं ये हम मिट्टी को ढकने के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमने ही मिट्टी को ढक दिया तो कोई घास निकलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मिट्टी तो पहले से ही ढकी हुई है। और जब आप मिट्टी को ढकते हैं चिप्स के साथ, तो जो आपकी मिट्टी में मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो भी इवेपोरेट नहीं होता। धूप में, गर्मी में वो इवेपोरेट नहीं होता। तो आपकी वाटरिंग की ज़रूरत कम हो जाती है। आपको इतनी ज़्यादा इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने एक बार ही पानी दिया है वो वहाँ ही बना रहता है। चिप्स की वजह से वो इवेपोरेट नहीं होता। तो इस तरह से हमारा सॉइल सालों साल बेटर हो रहा है, क्योंकि अगर सॉइल में आपके पास ऑर्गेनिक मैटर हो जो चिप्स दे रही हैं और मॉइस्चर हो, तो इसमें काफ़ी जीव जंतु फिर प्रोलिफरेट करने लगते हैं, और फिर ये जीव जंतु ही आपके लिए सारे न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं जो आपके पौधों को चाहिए। यूरिया तो हम बिल्कुल भी नहीं करते। यूरिया तो हमने कभी भी यहाँ नहीं डाला। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड हमारे फार्म पे नहीं आती, और हमने कभी भी ये इस्तेमाल नहीं किया। हम यहाँ ज़्यादातर गोबर खाद पे चलता है हमारा फार्म, और फिर गोबर खाद को ही लेके हम कुछ जीवामृत बना लेते हैं, कुछ नीम अस्त्र बना लेते हैं, और ऐसी चीज़ों से ही हमने अपना फार्म की फर्टिलिटी ज़्यादा उपजाऊ बनाया हमने। पर यूरिया वगैरह हम नहीं डालते। एग्रीकल्चर के अलावा हम काफ़ी कुछ एनिमल्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास मुर्गियां हैं जो अंडे देती हैं, हमारे पास गायें हैं जिन पे हम सिर्फ गोबर और गौमूत्र के लिए निर्भर हैं। दूध हम गाय से लेते नहीं हैं। मधुमक्खी के कुछ डब्बे हैं जिनसे भी हम शहद नहीं लेते, पर मधुमक्खियाँ के होने से हमारी जो पॉलिनेशन है वो लगभग 25 से 30% बढ़ जाती है।
तभी मधुमक्खियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में। और इसी तरह हमारे पास कुत्ते हैं, कुत्ते भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो गार्ड करते हैं, जंगली जानवरों के ख़िलाफ़ हमें चौकन्ना करते हैं। और बिल्लियाँ भी हैं, और बिल्लियाँ जो है वो चूहे हो गए या छिपकलियाँ हो गई, मेंढक हो गए, जो कई चीज़ें जीव जंतु जो फार्म पे आ जाते हैं उनको चेक रखते हैं। तो सारे जानवरों को इंट्रोड्यूस करने का भी हमारा यही मकसद है कि हमने इकोसिस्टम बनाना है। हम ये चाहते हैं कि भी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन भी कोई जीव जंतु ही हो, क्योंकि हमने कोई अननेचुरल सल्यूशंस यहाँ कभी भी अडॉप्ट नहीं करने। देखिए, पर्माकल्चर मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्मॉल स्केल फार्मिंग सल्यूशन है। तो कई किसान भाई होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है पर उनके पास ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं होती, उनके पास ट्रैक्टर नहीं होता, उनके पास शायद ट्यूबवेल ना हो। मैं तो कहूँगी उन लोगों के लिए पर्माकल्चर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये कुदरत के साथ चलती है और इसमें अगर आप थोड़ी बेसिक वाटर मैनेजमेंट कर लें, थोड़े से अच्छे पेड़ लगा लें, तो उसके बीच में आप काफ़ी उत्पादन कर सकते हैं। खासकर एटलीस्ट अपने परिवार के लिए आप हमेशा, आपको ये पता होगा कि भी हमारे परिवार के लिए तो खाना ज़रूर है हमारे पास। तो स्मॉल स्केल फार्मिंग के लिए पर्माकल्चर इज़ एन एक्सीलेंट सोल्यूशन। लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग मेरे ख्याल से वो अभी भी केमिकल्स पे डिपेंडेंट है, अभी भी वो ट्रैक्टर और मशीनरी पे डिपेंडेंट है, तो उसको कन्वर्ट करने में शायद ज़्यादा टाइम लगे। पर भारत जैसे देश के लिए जहाँ ज़्यादातर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं और ज़्यादातर लोग छोटे 1-2 किले के लैंड होल्डिंग्स हैं उनके पास, मेरे ख्याल से पर्माकल्चर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। कि अगर आप पूरे टाइम अपनी ज़मीन पे ना हो तो मेरे ख्याल से 1-2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो हमने जो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की है कि सारे हमारे जो फार्म पे काम करते हैं लोग, वो सब लोकल गांव के हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो जो हमारे लोकल गांव के सदस्य होते हैं उनको कोऑप्ट कर लेते हैं एक तरीके से, कि वो भी इन्वेस्ट हो जाते हैं इसमें। उनको लगता है भाई हाँ, हम भी इसको सक्सेसफुल बनाएं क्योंकि हमारी नौकरियां हैं यहाँ पे। तो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम ये होती है कि वो फिर 2-3 महीने के लिए घर चले जाते हैं, तो उसमें फिर ब्रेक आ जाता है, और अगर आप नहीं हैं यहाँ पे तो वो ब्रेक मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ ये है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखिए। हमारी इनिशियली एक्सपेक्टेशन बस ये थी कि भाई हमारे पेड़ बड़े हो जाए, हमारा फॉरेस्ट बन जाए, हमें और कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। और अब ऐसा है कि भी बिना एक्सपेक्टेशन किए भी हमारे यहाँ चीज़ें उग रही हैं। तो इनिशियली अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस मैनेज करें और कुदरत के साथ काम करें तो फिर आखिरी सालों में बिना एक्सपेक्ट किए भी कोई चीज़ें उगने शुरू हो जाती हैं। जैसे अब हमारे आसपास जंगली चीज़ें उग रही हैं जो हमने लगाई भी नहीं, तो विदाउट एक्सपेक्टिंग अब हमें नेचर इज़ गिविंग अस बैक मच मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। सो आनंदा का मेरे को लगता है कि ये एक मिसाल बननी चाहिए कि हमारे जैसे लोग जिनको कोई ज़्यादा फार्मिंग में बैकग्राउंड नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। तो एक तो मैं आनंदा को उस टाइप में देखूंगी जैसे एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि भी इट कैन बी डन, और हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं अब आनंदा के दरवाज़े खोलना चाहूँगी ताकि यहाँ और लोग आएँ, देखें और सीखें। कुदरत से इतना कुछ है सीखने को कि हम इंसान जो है वो हम कुछ और ही ढूंढने निकले हुए हैं और नेचर को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, और हमारे सारे आंसर्स नेचर में ही हैं। आप कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करिए, आपको दिखेगा कि कुदरत में ऑलरेडी उसका आंसर है, और ऑलरेडी उस कुदरत ने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि उसको कैसे सॉल्व करना। सो दिस इज़ व्हाट माय होप एंड एक्सपेक्टेशन इज़ फॉर आनंदा इन द फ्यूचर।